कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अब द्वारका कोर्ट से मिली राहत। 30,000 के मुचालके पर मिली बेल। पवन खेड़ा बोले, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मंडोली जेल में प्रशासन ने मारी छापेमारी। सुकेश के पास से 1.5 लाख का चप्पल और 80,000 की 2 जींस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी हंगामा लगातार देखने को मिला है। वहीं सदन में बीजेपी ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। आखिर बीजेपी आपके लिए क्या कुछ कह रही है, सुनिए। तालियों से नीचे कोई बात नहीं हो तो आपका क्या मानना, जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? की जो नीति है वो हमको मानना है। हमारा कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा थोड़ी है। होनी चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाचा भतीजा के एक होने से क्या दिक्कत होगी? जब पूर्व और पश्चिम सपा और बसपा एक होकर के मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाई तो चाचा भतीजा क्या कर लेंगे? देखिए, जिस तरीके से जो कार्रवाई सदन की ये बाधित करना उचित नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई सवाल है, सरकार सारे सवालों के उत्तर देने के लिए स्पष्ट तैयार है। और जिस तरीके से आपने देखा कि सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी, स्पीकर जी ने भी बार बार ये समाजवादी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं उनसे कहा कि आपके सवाल है, सरकार उसके उत्तर देने को तैयार है। सवाल सरकार सुनने को तैयार है। संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करना ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन विपक्ष केवल अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहती है, समाज को भ्रमित करना चाहती है। लेकिन समाज के सामने विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। समाज जानती है कि ये केवल पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है। उनको द्वारका कोर्ट ने 30,000 रुपए के मुचालके पर बेल दी है। पवन खेड़ा को यह जमानत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी थी। बता दें कि खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ असम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट से बाहर आने के बाद पवन खेड़ा ने कहा है कि मुझे न्यायपालिका का पूरा भरोसा है। सच की जो लड़ाई है उसमें संघर्ष करना पड़ता है। मैं लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने ऊपर हुए केस पर सवाल किए जाने पर खेड़ा ने कहा है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवसेना जो हिंदुत्व का मुद्दा पर्याय हुआ करती थी, आज हाशिए पर पहुंच चुकी है। बाला ठाकरे ने जिस शिवसेना सींच कर बट वृक्ष बनाया था, उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों उस बट वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई गई। शिवसेना की तबाही की वजह क्या? हिंदुत्व छोड़ना या पुत्र मोह या मोदी से दुश्मनी भारी पड़ी या फिर वो श्राप जिसे एक महिला ने दिया था? रिपोर्ट देखिए। एक समय था जब महाराष्ट्र में शिवसेना का कब्जा हुआ करता था। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी, लेकिन आज ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण अब शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है, क्योंकि संविधान और चुनाव आयोग के हिसाब से पार्टी का नाम और सिंबल उसी के पास रहता है जिसके पास ज्यादा विधायक और सांसद होते हैं। साल 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु हुई थी।
और सिर्फ 10 साल के अंदर ही उद्धव ठाकरे ने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। शिवसेना की तबाही की वजह क्या हिंदुत्व छोड़ना है, या पुत्र मोह, या फिर नरेंद्र मोदी, या वो श्राप जो लोग भूल चुके हैं। बाल ठाकरे ने जब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की थी तो हर कोई हैरान रह गया था। बाल ठाकरे ने शिवसेना की कमान अपने भतीजे राज ठाकरे को ना सौंपकर अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप दी थी। वो राज ठाकरे जिन्होंने बचपन से ही अपने चाचा की उंगली पकड़कर राजनीति का ककारा सीखा। वो राज ठाकरे जिनमें बाल ठाकरे की छवि नजर आती थी। बाल ठाकरे ने उन्हें उत्तराधिकारी न बनाकर अपने बेटे उद्धव ठाकरे की ताजपोशी कर दी। उस समय लोगों ने कहा कि ये सब कुछ मोह के चलते हुआ है। ये पुत्र मोह उद्धव के साथ भी रहा। उद्धव ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को करीब 30 साल की उम्र में ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे बीमार रहते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में आदित्य ठाकरे ही सांसदों और विधायकों से मुलाकात करते थे। लेकिन आदित्य ठाकरे से भी मिलना आसान नहीं था, चाहे वो उद्धव का ही खास क्यों ना हो। उधर शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक आदित्य ठाकरे पर दिशा सान्याल और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे। जब आदित्य ठाकरे बिहार में तेजस्वी से मिलने गए तो ये शक और पुख्ता हो गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच बिहार पुलिस भी कर रही है। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि शिवसेना के घर को आग लगी घर के चिराग से। आदित्य ठाकरे ने ही सांसद और विधायकों को शिवसेना से दूर करने का काम किया और डेथ मिस्ट्री में फंसकर उद्धव ठाकरे की कमजोर नस भी आदित्य ठाकरे ही बन गए। टीवी तो यही चल जाएगा, ठाकरे टीवी पे तो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए करवाओ जल्दी से। उद्धव ठाकरे मोदी की तानाशाही के जरिए चुनाव निशान छीनने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 1991 से ही शिवसेना और चुनाव आयोग का विवाद चल रहा है। दरअसल चुनाव आयोग में हर पार्टी को अपना संविधान सौंपना पड़ता है, लेकिन शिवसेना ने 1991 में जो संविधान सौंपा था उसको बहुत पहले ही चुनाव आयोग अलोकतांत्रिक कह चुका है। साल 2018 में शिवसेना ने चुपके संविधान में बदलाव कर दिया और चुनाव आयोग को कोई सूचना नहीं थी, और अब तो टेक्निकल ग्राउंड पर उनका पार्टी सिंबल भी एकनाथ शिंदे की पार्टी के हाथ में चला गया। यानी शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत अब एकनाथ शिंदे के हाथ में जा चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी उद्धव ठाकरे को अब यही समझा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी पार्टी सिंबल नहीं मिलने वाला और अब उनको चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह मशाल से ही संतोष करना चाहिए। क्या हिंदुत्व छोड़ना भी एक बड़ा फैक्टर है उद्धव ठाकरे की बर्बादी का? क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी शिवसेना साथ चुनाव लड़कर जीते। बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 56। दोनों सरकार बनाने वाले थे, लेकिन ऐन समय उद्धव ने घोषणा की कि सीएम शिवसेना का ही होगा, जबकि बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लाकर फडणवीस को सीएम बनाना चाहती थी। इसी उठापटक के बीच शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन दिया और फडणवीस सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। लेकिन मामला उलझता देख दोनों ने इस्तीफा दे दिया और अपने अपने रास्ते हो लिए। इधर कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देकर उद्धव ठाकरे का सीएम बनने का ख्वाब पूरा कर दिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी भर बाला साहब रहे, उसी कांग्रेस का हाथ उद्धव ने थामा। इसी बात का बीजेपी ने फायदा उठाया और कांग्रेस की हिंदुत्व विरोधी छवि को उद्धव के साथ जोड़ दिया। बात असली और नकली हिंदुत्व पर आ गई। बीजेपी ने उद्धव के खिलाफ हिंदुत्व विरोधी होने का मोर्चा खोल दिया। बाल ठाकरे की हिंदुत्व पुरोधा छवि और उनकी हिंदुत्व और हिंदुत्व के प्रति कट्टरबद्धता
को लेकर बीजेपी जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलती रही। इस कार्ड का असर शिवसेना के अंदर भी होने लगा और बीजेपी को एकनाथ शिंदे के रूप में तुरुप का इक्का मिल गया, जिसका असर ये हुआ कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का गठबंधन तो टूटा ही, शिवसेना खुद ही दो फाड़ हो गई और आज उद्धव ठाकरे अपनी पहचान को मोहताज हो चुके हैं। इस मौके पर अभिनेत्री कंगना रनौत को कैसे भूल सकते हैं, जिनका घर उद्धव सरकार ने तोड़ा था। बीजेपी का समर्थन कर कंगना लगातार उद्धव सरकार को घेर रही थी। उनके ट्वीट से नाराज होकर बीएमसी ने कंगना के घर पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद कंगना ने उद्धव को श्राप दिया था कि आज मेरा घर टूट रहा है, कल तेरा घर टूटेगा, और वाकई में ये सच साबित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उत्पल देव कौशिक, न्यूज वॉच इंडिया। जैसे तैसे करके किसी तरह दिल्ली में मेयर चुनाव तो हो ही गया और लोग गहरी सांस लेकर बैठे ही थे कि फिर से अचानक क्या हुआ। सदन में ऐसा लगा जैसे कुछ बच्चे सदन में चले गए और माहौल ने कुछ और ही रंग ले लिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सदन का मतलब ही बदल दिया? ये जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जा रहे हैं मगर नाटक पुराना है। वाह, क्या सीन है। ये तो कई बार सुना होगा आपने। अरे वही जो हर फनी वीडियो को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ तस्वीरों की। तस्वीर ऐसी जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। हाँ, तस्वीरें थोड़ी शर्मनाक हैं, लेकिन तस्वीरों में शामिल हर एक व्यक्ति कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बल्कि एक ओहदे पर बैठा जिम्मेदार है। चलिए हम आपको एमसीडी के सदन की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हमें मुश्किल से नहीं मिली हैं, बल्कि ये तो सदन के पहले ही दिन की तस्वीरें हैं। लेकिन ऐसा हाल आपने सदन में कई बार देखा होगा। ये 4 तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप इस तरह से समझिए कि ये सदन ना होकर एक स्कूल की क्लास है, जहाँ कुछ बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम ये कैसे सोच रहे, ये तो स्कूल नहीं बल्कि एमसीडी का सदन है, और ये बच्चे नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद हैं, और ये मस्ती नहीं बल्कि हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको अपने बचपन के दिन जरूर याद आ जाएंगे, जब आप स्कूल जाते थे और स्कूल में जब तक टीचर रहते थे तब तक बच्चे खामोश रहते थे, लेकिन जैसे ही क्लास से टीचर गायब, फिर क्या, फिर तो बच्चे टेबल पर चढ़कर एक दूसरे पर चौक, पेंसिल और कागज फेंका करते थे। लेकिन यहाँ अंतर सिर्फ इतना है कि स्कूल की जगह यहाँ एमसीडी का सदन है, बच्चों की जगह आपके और हमारी तरफ से चुने गए माननीय पार्षद हैं, और ये पेंसिल, चौक और कागज की जगह वाटर बॉटल, जूते, चप्पल एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। वाटर बॉटल से याद आया एक बात जो आपको जाननी चाहिए, वो ये कि सदन में जो वाटर बॉटल से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्था है वो आपके और हमारे पैसे से चलती है। अब ये तो बात रही सदन की मस्ती की, माफ करिएगा हंगामे की। अब बात करते हैं सदन के उस सीन के बारे में जहां ये मस्ती मजाक मारपीट में तब्दील हो जाता है। ये देखिए, उधर से आम आदमी पार्टी के एक माननीय पार्षद जी आते हैं और रेसलिंग में चल रही फाइट समझकर बीजेपी पार्षद जी पर एक जोरदार पंच मारकर
बीजेपी पार्षद को धराशायी कर देते हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें सदन में नहीं बल्कि WWF में होना चाहिए। लेकिन खैर ये उनकी चॉइस है कि वो सदन में पार्षद बनकर आए। ये तस्वीरें तो हमारे स्कूल की याद दिला देती है, लेकिन संसद का सदन हो या MCD का सदन, ये किस तरह से उस पद उस ओहदे का मखौल बढ़ा रहे हैं। आम जनता उन्हें चुनकर कुछ जिम्मेदारियों के साथ सदन में भेजती है। ये तस्वीरें देखकर आप जरा ये सोचिए कि स्कूल में बच्चे एक सलीके के साथ व्यवहार करते हैं। क्या ये तस्वीरें देखकर ये कहना चाहिए कि बच्चों को ऐसी तस्वीरों से दूर रखें, या फिर ये कहना सही होगा इन पार्षदों को अब स्कूल जाकर क्लास लेने की जरूरत है? ये हम आप पर छोड़ते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय। वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में पाकिस्तानियों को ही धो रहे हैं। क्यों वायरल हो रहा है जावेद अख्तर का ये वीडियो, जानने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जावेद अख्तर ने घर में घुसकर पाकिस्तान को धोया। फैज फेस्टिवल में पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई। दम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। जावेद के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान। जावेद अख्तर पर भड़क रहे पाक सेलिब्रिटी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, फिल्म शहंशाह का ये डायलॉग भले ही जावेद अख्तर न लिखे हो, लेकिन पाकिस्तान में जाकर उन्होंने इस डायलॉग को चरितार्थ कर दिया है। जावेद अख्तर पाकिस्तान में फैज फेस्टिवल में शिरकत करने गए थे और लाहौर में जो उन्होंने पाकिस्तान को धोया उसकी चर्चा चारों तरफ चल रही है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मौका था फैज फेस्टिवल 2023 का, जगह थी लाहौर और सुनने पहुंचे थे पाकिस्तानी। जावेद अख्तर ने पाकिस्तानियों को चूभने वाली बात सुना दी, लेकिन पाकिस्तानी तालियां बजा रहे थे। इस भारतीय गीतकार ने कहा कि जो आजकल फिजा इतनी गर्म है वो कम होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ और हमलावर आपके शहर में घूम रहे हैं। दम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आगे जावेद अख्तर ने कहा कि हमने तो नुसरत साहब और मेहंदी हसन के बड़े बड़े शो आयोजित किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। इस बयान के बाद पाकिस्तानियों ने तो जमकर तालियां बजाई, लेकिन बाद में इस धुलाई के बाद तमाम पाकिस्तानियों की प्रतिक्रियाएं आई। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाद में जावेद अख्तर ने कहा कि मेरी बात से पाकिस्तानी सहमत थे। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच काफ़ी मनमुटाव की खबरें आती रहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की धुलाई पर कंगना ने जावेद अख्तर की तारीफ की है। वही जावेद अख्तर के इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक सेलिब्रिटी बौखलाए हुए हैं। एक पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर का कहना है कि जावेद अख्तर के दिल में नफरत भरा हुआ है, तो उनको आना नहीं चाहिए था। जावेद अख्तर अक्सर एक विचारधारा वालों के खिलाफ माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों को धोने की वजह से
वो लोग भी जावेद के मुरीद हो चुके हैं। जावेद अख्तर का खुद का लिखा ये डायलॉग पाकिस्तानियों के लिए सटीक बैठता है। मैं जब किसी से दुश्मनी मोल लेता हूँ तो महंगे सस्ते की परवाह नहीं करता। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। और दिल्ली से सटे औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद में विकास की रेल डिरेल होती हुई दिखाई दे रही है। स्मार्ट सिटी का दर्जा पाए इस शहर में दूसरी सड़क और दूसरी गलियों में सीवर का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दिल्ली मथुरा हाईवे भी इस समस्या से अछूता नहीं है और सड़कों पर भी पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये कोई तालाब नहीं है, ये एक सड़क है और ये दूसरी तस्वीर लोगों के घरों के बाहर की है, जहां सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। दरअसल ये तस्वीर है हरियाणा के जिला फरीदाबाद की, जहां संत नगर, अजरौंदा और इंद्र कॉलोनी में सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गलियों और हाईवे पर जमा हो रहा है, जिससे लोग इसी गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। गंदे पानी से बड़ी बीमारियों के होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन लोगों की यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। स्थानीय नेता विकास की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन शायद इसी विकास की तस्वीर को देखकर विकास भी शर्मा जाए। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और उन पर भरा ये गंदा सीवर का पानी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले की शिकायत अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान करने सामने नहीं आया। यह संत नगर है भैया। हाँ। और यहाँ में इस तरीके से पानी भर रहा है। किस चीज का पानी है ये पानी इनको है, मैनोरन को शिवरन का पानी है। हाँ। और क्या यहाँ कोई बरसात भैया? तो क्या कोई पार्षद आता है आपकी सुनवाई? कोई नहीं आता, कोई सिर्फ बहुत ठप्पा लगवाए हुए क्या आते हैं और कोई झांकता नहीं है। अब नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, पार्षद नए पार्षद आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे आप? कौन से पार्षद? हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे हमारा काम करवाओ और वोट लो। जब काम ही ना करवाएंगे तो हम किसी वोट ना दे रहे। वोट की कीमत हम जानते हैं कितनी कीमत है। सीवर का गंदा पानी आपके घर के सामने जमा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? बीमारी बढ़ रही है, लंगड़े लूले निकल परेशान है, बाल का परेशान है। तो कभी पार्षद हैं जो छतरपाल, वो मौके पर नहीं आते? नहीं आया, कभी ना आया। तो कभी आपने बुलाए हैं मौके पर? कभी वह कोठी पर जाए तो दरवाजा भी ना खोले, किवाड़ भी ना खोले। मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे बेटा का ब्याह है, मैंने पैसे भी खुलवाने के लिए दिए, मगर फिर भी कोई समाधान न हुआ इसका। कितने पैसे दिए? मेरे को 150 रुपया लेके गए। कौन लेके गया? अब सारे जने उगा के लेके गए। अब तो ऐसे तो मैं नाम नहीं जानती, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मैं तो ड्यूटी करती हूँ। कौन उगा के लेके गया था? कौन थे उगाने वाले? अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर कॉलोनी में आए थे, बोले आंटी जी पैसे दे दो हम ये खुलवाएंगे, मगर यहाँ से खुलवाई भी नहीं है। मेरे तो बेटा का ब्याह है, मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ। संत नगर है जी, कभी पानी के लिए, कभी क्या नाम है सीवरों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और आपको भी दिख रहा है, जिससे भी कहें कि हाँ अभी आ रहे हैं साफ करने वाले, दुनिया परेशान है, हम परेशान है, गली गली में पानी है, क्या करें, कहाँ जाएं? देखो आपको खुद को दिख रहा है। कौन सा वार्ड है ये? 31 14 कर दिया सर, ये 14 कर दिया जी। पर ये मूलभूत जो सुविधा है लोगों की वो नहीं हो पा रही। सीवर का पानी लोगों के घर में घुस रहा है, घरों में जा रहा है सर। देखो कम से कम जी 1.5 महीना हो गया, आते हैं चले जाते हैं और फॉर्मेलिटी सी पूरी कर जाते हैं बस। शहर की हर दूसरी सड़क व गलियों में सीवर का पानी भरा हुआ है, तो वहीं दिल्ली मथुरा हाईवे भी इस समस्या से अछूता नहीं है। नेशनल हाईवे किनारे कॉलोनियों का गंदा पानी भरने से हाईवे डैमेज हो रहा है और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। उधर जिम्मेदार विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान करने की बजाय एक दूसरे के मत्थे ठीकरा फोड़ रहे हैं। फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर भरा सीवर के गंदे पानी से लोग निकलने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम को शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। ये तो कई सालों से है, जब भी बारिशें होती है ना ये पूरा एरिया भर जाता है और सारा गांव तक का पानी यहाँ पर आता है। कितने गांव लगते हैं यहाँ पर?
यहाँ पर झारछपली गाँव में कॉलोनियाँ हैं, ये देखो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, कोई अपना धंधा भी नहीं कर पा रहा इस पानी की वजह से। तो क्या कुछ समस्याएं लोगों को यहाँ से गुजरने में होती है? सारे इधर से तो सारे कम से कम 50 गांव निकलते हैं यहाँ से। सर यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है, ना तो यहाँ पे जो ड्यूटी करने वाले हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ना तो कोई रास्ता है निकलने से। कम से कम 3 किलोमीटर से घूम के आते हैं बच्चे, और यहाँ इतने गड्ढे बने हुए हैं इसके अंदर कि मतलब गाड़ियाँ पलटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और चोटें लगती हैं। यहाँ बहुत परेशानी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितने लंबे समय से यहाँ पर? ये सर कम से कम तकरीबन साल भर से तो है। देखो जी, हम एप्लीकेशन लगाते हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है उसके जब तुरंत 1 दिन बाद फिर ये लोग टैंकर भेजते हैं और पानी लाने का काम करते हैं। बाकी एप्लीकेशन मानते हैं आप? ये सारी लापरवाही है जी। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के जो जितने भी हैं, उनको 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और बच्चों के लिए ज़्यादा काफ़ी समस्या। वहीं इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त विक्रम सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। दिल्ली से सटे होने और औद्योगिक क्षेत्र की वजह से दिल्ली और आसपास के लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं। इसके अलावा इस शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है। क्या इसे ही स्मार्ट सिटी कहते हैं? सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान कौन करेगा? क्या सरकार की व्यवस्था राम भरोसे है? फिलहाल अब देखना होगा कि नरक की जिंदगी जी रहे लोगों को कब तक जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या का समाधान करेंगे। न्यूज वॉच इंडिया के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।